Hi everyone, welcome back to our PSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 27. A polymer is formed by stepwise process with आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। अब इस रेट कांस्टेंट में लीटर पर मोल पर सेकंड दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ से हमें समझ में आ गया है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ M1 इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻³ पर मोल, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आफ्टर टाइम 1.5 × 10⁴ सेकेंड। हाँ, तो आपकी जनरल रेट इक्वेशन होती है के टी इज इक्वल्स टू 1/n-1 1/AT टू द पावर n-1 -1/A0 टू द पावर n-1। ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट से समझ में आ गया है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो हमारे पास आएगा के टी इज इक्वल्स टू 1/AT -1/A0। ये आपकी इक्वेशन आ गई फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो जनरल फॉर्मूला है ये सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय एट टाइम टी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमें इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से रिलेट करके या बोल सकते हैं मर्ज करके एक फॉर्मूला बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है ना, इक्वेशन 1 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो A0 से। पूरी इक्वेशन को A0 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार। तो के टी A0 इज इक्वल्स टू A0/AT माइनस A0/A0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, A0/A0 तो हो गया 1, राइट। A0/AT इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता है वो क्या होता है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं सिंपली। अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्योंकि निकालना है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और रेस्ट टर्म अपन राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल्स टू के टी A0 + 1, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमें पुट करनी है। आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दे रखा है 1.5 × 10⁴, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या दे रखा है 4 × 10⁻³ प्लस 1। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 60 + 1 दैट इज़ 61। तो आपका आंसर क्या हो गया कि आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल्स टू 61। Here we have question number 28. Which type of polymerization is involved in nylon? Addition polymerization, condensation polymerization, step पॉलीमराइजेशन और ब्लॉक पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर नायलॉन दे दिया है और स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि कौन सा नायलॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन। तो इसका सिंथेसिस बेसिकली होता कैसे है, आप क्या लेंगे, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है COOH, ठीक है, और यहाँ पर आएगा CH2 COOH। तो ये है आपका एडिपिक एसिड। अब यहाँ पर एडिपिक एसिड को किसके साथ कंबाइन कराना है, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन के साथ। तो यहाँ पर आपका डायअमीन जैसा कि मैंने बोला NH2 CH2 NH2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, वाटर का होने वाला है हमारा एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में COH का OH जाएगा और NH2 का H आउट होगा। और यहाँ पर जो पॉलीमर हमें मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, NHCH2 NH CO CH2 CO, और यहाँ पर ये पूरी चेन रहेगी, ठीक है, एंड सो ऑन। हमें क्या मिल गया, नायलॉन 6,6। इसे नायलॉन 6,6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन आपके एडिपिक एसिड से आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 CH2 ग्रुप है और COH के 2 कार्बन, 6 कार्बन यहाँ से आ गए, और अगले 6 कार्बन जो है वो हेक्सामेथाइलिन डायमीन से आ रहे हैं CH2 के 6 ग्रुप से, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, कंडेंसेशन बोलते हैं इसे। कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं
ठीक है। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते डायरेक्टली और कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता तो वो एडिशन हो जाता, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं उसे। पर यहाँ पर क्योंकि ये कंबाइन हुए हैं और वाटर का एलिमिनेशन हुआ है तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम नायलॉन 6 को देख लेते हैं। नायलॉन 6 बेसिकली क्या होता है, ये है आपका कैप्रोलैक्टम, ठीक है। कैप्रोलैक्टम में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये क्लोज्ड रिंग है और यहाँ पर आपका अमाइड ग्रुप का बॉन्डिंग है, ठीक है। इसको अगर हम हीट करते हैं लगभग 533 केल्विन के आसपास तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नायलॉन 6 पॉलीमर मिलता है, ब्रेक करा है, ठीक है। ये ब्रेक होगा और आपस में ऐसे बहुत सारे कैप्रोलैक्टम जुड़ जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, नायलॉन 6 का पॉलीमर मिल जाएगा। Here we have question number 29. 20,000 ग्राम of each of polymer A and B with molar masses, और दोनों का मास दे रखा है, Ma is 10,000, Mb is 1 lakh are mixed. Number average molar mass is, तो नंबर एवरेज मोलर मास जो होता है उसका सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ NiMi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल पॉलीमर के मासेस तो दे रखे हैं पर नंबर नहीं दे रखे हैं, वो पहले फाइंड करते हैं, फिर फाइनली हम क्या करेंगे, वो सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम Ni की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम बोले नंबर ऑफ ए पॉलीमर विल बी, तो यहाँ पर जो टोटल मास है, ठीक है, आपके पॉलीमर का, उसको हम लिख लेंगे दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए पॉलीमर दैट इज 10,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। NB क्या होगा, NB होगा टोटल मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मास ऑफ B पॉलीमर दैट इज 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2। अब सिंपली हमें क्या करना है, नंबर एवरेज मोलर मास निकालने के लिए हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आएगा Na Ma प्लस NB MB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, क्योंकि यहाँ पर दो ही पॉलीमर है तो इनके डेटा को हमें पुट करना है। यहाँ पे सबमिशन है, यहाँ पे 3 होते पॉलीमर तो 3 को ऐड करते, 4 होते, 5 होते एंड सो ऑन, तो उस अकॉर्डिंगली हम ऐड करते। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना है। Na कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय Ma कितना है 10,000 प्लस NB है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2, ठीक है। ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 टू द पावर 5 हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो ऊपर ले लेते हैं 10 टू द पावर 5 कॉमन, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 22 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.18182 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5। तो 1 2 3 4 5 डेसिमल विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड और हमारे पास आंसर आएगा 18,182, दैट इज आंसर नंबर P. Here we have question number 30. The intrinsic viscosity of solution of a polymer is 217 centimeter cube per gram. Calculate approximate concentration of polymer in water which would have a relative viscosity of 1.5. तो यहाँ पर सिंपली आपको डेटा दे रखा है और ये डेटा देखते साथ आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पर ईटा होता है विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ईटा नॉट होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर ये है आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, राइट, और यहाँ पे C है कंसंट्रेशन, ओके। तो हम इसको एक बार लेफ्ट हैंड साइड में लिख के जाते हैं, ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो 1 है उसको इधर माइनस में लेके चले जाते हैं, ईटा डिवाइड बाय ईटा नॉट माइनस 1 इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आ गया ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉट माइनस 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का। अब हमें पता होना चाहिए कि जो ईटा बाय ईटा नॉट है ना, वही आपका रिलेटिव विस्कोसिटी है। अब क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है कि आपका
viscosity of solution that is eta, and what is eta naught is viscosity of solvent. तो solution का viscosity आप solvent से relate कर रहे हैं ना, एक तरीके से divide करके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, relative viscosity. तो यहाँ पर relative viscosity की value आपको already given है, ठीक है, concentration आपको निकालना है और intrinsic viscosity की value भी given है. तो simply अब आपको क्या करना है, values को put कर देना है. intrinsic viscosity is 217 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम. हमेशा आप यूनिट के साथ लिखिए ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए. और यहाँ पे ईटा बाय ईटा नॉट इज़ 1.5. ये डेफिनेटली यूनिट लेस होने वाला है क्योंकि ईटा के यूनिट और ईटा नॉट की यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये यूनिट लेस रहेगा, ठीक है. -1 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन. कंसनट्रेशन जो है, कंसनट्रेशन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1.5 - 1 इज़ 0.5 डिवाइडेड बाय 217 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम. तो 0.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 217 से, देन यू विल गेट 2.3 इंटू 10⁻³ पर ग्राम ग्राम बन जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब आपका सेंटीमीटर -3 हो जाएगा, ठीक है. और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में. तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.